मैं मनोज कुमार, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज अट्टारी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अवगत है कि मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पढ़ा रहा हूँ। इससे पूर्व में आपको इतिहास का एक पाठ, भूगोल का एक पाठ और नागरिक का एक पाठ, आज हम ये चौथा जो अर्थशास्त्र है इसमें इसका एक पहला पाठ लेते हैं। इसका नाम है विकास। इसके बारे में कुछ आपको समझाता हूँ। विकास है क्या? विकास अर्थशास्त्र में विकास किसे कहते हैं? विकास के लिए समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। वे अपना विकास करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि उनमें कुछ लोग भूमिहीन होते हैं, कुछ ग्रामीण मजदूर होते हैं। उनका विकास के कुछ अलग अलग लक्ष्य होते हैं। वो अपने लिए अधिक दिन काम चाहते हैं, जिससे उनको अधिक दिन मजदूरी मिले, जिससे उनका विकास हो सके और उनमें कोई सामाजिक भेदभाव न हो सके। वे ये भी चाहते हैं कि उनमें आपस में कोई भेदभाव न हो। जैसे अधिक दिन उनको कार्य मिलेगा, मजदूरी उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगी, तभी उनका विकास होगा। अनेक प्रकार के लोगों की इच्छाएं या आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन आप जानते हो वे जो चीज़ें चाहते हैं वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हों। वो उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये किस पर निर्भर होती हैं? ये विकास पर निर्भर होती हैं। जब उनका विकास है, उनको पर्याप्त रोजगार मिल रहा है, पर्याप्त वेतन मिल रहा है, तभी उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। ये लक्ष्य उनके दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला लक्ष्य होता है आर्थिक लक्ष्य और दूसरा होता है गैर आर्थिक लक्ष्य। अब हम समझेंगे। इसमें आपको बताया, दो लक्ष्य बताए आपको। पहला लक्ष्य हुआ आर्थिक लक्ष्य। आर्थिक लक्ष्य का मतलब क्या होता है? अधिक आमदनी तभी होगी तब हमें नियमित रोजगार मिलेगा। पर्याप्त मजदूरी या अपनी उपज, अपनी पैदावार या अपना उत्पादन जो हम करते हैं उसकी अधिक से अधिक हमें कीमत मिले। यदि व्यक्ति को रोजगार घर से दूर मिलता है, यदि व्यक्ति कोई नौकरी करता है, यदि उसे ये रोजगार घर से दूर मिलता है, तो वेतन और मजदूरी जो होती है उससे अन्य बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आप जानते हो उसको मिलने वाली सुविधाएं में होता है उसे काम करने का वातावरण कैसा है, उसके सीखने की सुविधाएं कैसी हैं, उसे सीखने को कितना मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ये इसमें आपकी आती हैं, आर्थिक लक्ष्य में आती हैं। दूसरा आया आपका गैर आर्थिक लक्ष्य। गैर आर्थिक लक्ष्य क्या होते हैं? जैसे जनता का व्यवहार, उसकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों को किस प्रकार उसे सम्मान मिल रहा है। कभी कभी तो गैर आर्थिक लक्ष्य आर्थिक लक्ष्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आय के आमदनी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक सुरक्षा की क्या होती है? ज़रूरत
होती है। ये सारी चीज़ें आपको बताई, आपको 2 बातें बता दी हैं। आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। आर्थिक लक्ष्य और गैर आर्थिक लक्ष्य को मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, इसका क्या मतलब होता है। जैसे लोगों के लिए विकास के लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे कि उनका विकास हो सके, और वो जिसके लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए वो विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आप जानते हैं विश्व के अनेक देशों की तुलना करने पर, यदि हम विश्व के अनेक देशों की तुलना करें तो इसके आधार को हम आमदनी के आधार को समझ सकते हैं। इसी के अनुसार आता है राष्ट्रीय आय के विकास होते हैं, राष्ट्रीय आमदनी का भी मापदंड आंकते हैं। राष्ट्र की आमदनी किस प्रकार हो, जिन देशों को राष्ट्रीय आय या जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। आपने जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आमदनी वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह बात इस बात को सिद्ध करती है जैसे कि अधिक आमदनी मनुष्य की जैसे मनुष्य की अधिक आमदनी होती है, ये मनुष्य की आवश्यकताओं को सभी वस्तुओं की या मनुष्य की आवश्यकताएं या उसकी सभी वस्तुओं की ज़रूरतों को पूरा कराती हैं। दूसरे देशों की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आमदनी का माप एक जैसा नहीं हो सकता। उसका मतलब होता है कि अनेक देशों में जनसंख्या अलग अलग होती है। क्या हुआ, दूसरे देशों में जनसंख्याएं अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे भारत में अलग अधिक है, चीन में अधिक है, और पड़ोसी बहुत से देश हैं उनकी जनसंख्या कम है। इससे ये बात सिद्ध होती है, इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहे हैं, यानी उस जनसंख्या के अनुसार वहाँ के औसतम व्यक्तियों की आमदनी क्या है। जैसे कि 2 देशों के बीच यदि हम तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आमदनी या आय के आधार पर हमको माना जाता है। औसतम आमदनी, प्रति व्यक्ति आमदनी भी कह सकते हैं। देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आमदनी को हम जान सकते हैं। आप समझ गए। जैसे कि औसत आमदनी का प्रति व्यक्ति आमदनी भी कह सकते हैं। जैसे कि कुल आमदनी में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आमदनी जान सकते हैं। समझ लिया होगा आपने। 2 या 2 से अधिक देश अथवा जैसे आप समझ गए 2 या 2 से अधिक देश या 2 राज्य के बीच प्रति व्यक्ति आमदनी या आमदनी के अलावा तुलना करने पर उसके प्रमुख आधार जैसे होते हैं शिशु मृत्यु दर या साक्षरता दर या निवल उपस्थिति अनुपात, मानव विकास, ये सभी ये सूचकांक होता है। इसकी एक निकालते हैं, आंकड़ा निकालते हैं। ये उपलब्ध सुविधाओं के ऊपर आधारित होता है। इसमें आपने थोड़ा पॉइंट बता रहा हूँ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका नाम हुआ है UNDP, इसको शॉर्ट में कहेंगे UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित, जितनी भी प्रकाशित किया गया है, मानव विकास की रिपोर्ट के आधार पर अनेक देशों की तुलना करें तो लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर की जाती है। अब इसके बारे में हम जैसे आपको बताते हैं, राष्ट्रीय आय को लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय विकास, हम राष्ट्रीय विकास को समझने के लिए आप पहले हम बता चुके हैं, लोगों के लक्ष्य अलग तरीके के होते हैं, उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में सोच भी अलग होती है। इनकी क्या होती है, सोच अलग अलग होती है। ये आपस में विमर्श या चर्चा करते हैं कि हमें भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, योजना बनाएंगे। तो ये आपस में करते हैं कि हम अपने इस किन किन कार्यों के द्वारा, किन उपलब्धियों के द्वारा विकास करें। कक्षा के विभिन्न तरीके के विद्यार्थी हमारी कक्षा में अलग अलग तरीके से समझ रहे होंगे, अलग अलग उत्तर दिए जाते हैं। हो सकता है स्वयं में इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर आपने सोचे हों, जैसा कि किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित कर लें। कैसे कि यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देश का विकास के बारे में अनेक लोगों की या अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी धारणाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, या अलग हो सकती हैं या विरोधी हो सकती हैं। इन विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। यदि आपस में विरोधी हैं तो वो निर्णय कैसे करते हैं, ये सभी के लिए न्यायपूर्ण सही राय क्या होगी, इसके लिए हमने ये भी सोचना है कि कार्य करने का अच्छा तरीका कौन सा होना चाहिए। इस विषय पर विचार करना चाहिए। लोगों को लाभ तभी होता है या कुछ को राष्ट्रीय विकास का या राष्ट्रीय विकास के बारे में सोचा जाए। जैसा कि हम विकास का अर्थ अलग अलग तरीके से लगाते हैं, कुछ देशों को विकसित, कुछ को अविकसित कैसे कह सकते हैं। पहले हम इस विषय पर आना चाहिए। ऐसे विषयों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जब तक हम अनेक चीज़ों की किसी दूसरी चीज़ से तुलना नहीं करेंगे, उसमें समानताएं या अंतर को नहीं पहचानेंगे, उनकी तुलना करने के लिए पहलुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, और हमारी कक्षा में आप देखते हैं, कक्षा में अनेक प्रकार के विद्यार्थी हैं, उनको हम देखते हैं, अनेक प्रकार की उनकी सोच होती है, और इनकी हम तुलना कैसे करें। जैसे इनकी तुलना करने के लिए उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि, ये सारी चीज़ों का आंकड़ा लगाते हैं। उनके अनुसार इनके अंतर को हम देखते हैं। हो सकता है इसी अंतर में से सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ने वाला हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसका व्यवहार अच्छा हो, मित्रता रखता हो,
हम ऐसे विद्यार्थियों की तुलना एक दूसरे से कैसे कर सकते हैं? इसका मापदंड करने के लिए किसी उद्देश्य को लेकर या उद्देश्य के ऊपर निर्भर रहकर किया जाता है। जैसे हम एक टीम तैयार करते हैं, किसकी टीम? खेलकूद की टीम तैयार करते हैं, वाद विवाद की टीम तैयार करते हैं, संगीत की टीम तैयार करते हैं, या कहीं पिकनिक पर ले जाते हैं, और इनके लिए अलग अलग मापदंड के अनुसार इनको चयन किया जाता है। अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के जो विद्यार्थी हैं कक्षा में, जिस विद्यार्थी में सर्वांगीण विकास हो या अच्छे पढ़ने वाले हों, उनको चुनते हैं। विद्यार्थियों का प्रतिभा कराकर या उनको हम देखकर कहाँ पर रुचि ले रहे हैं, किस प्रकार से वो सामंजस्य बैठा रहे हैं, आदि चीज़ों से इनको हमें मापते हैं, देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार हम सारी चीज़ों का बच्चों की या विद्यार्थियों में से छँटनी करते हैं, देखते हैं। योग्यता के आधार पर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।